हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री। आज हम केमिस्ट्री में अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले लेक्चर को प्रोसीड करेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये लेक्चर नंबर 10 है। अभी तक इसके 9 लेक्चर आ चुके हैं और हम बोहर के मॉडल को स्टडी कर रहे थे। देखिए, इस चैप्टर में हमने स्टेप बाय स्टेप ये सीखा है कि एटम को कैसे एक शेप, एक साइज़ दिया गया है, एटम की शक्ल को कैसे बनाया गया है और इन रियलिटी में एटम कैसा दिख सकता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, एटम को कोई देख नहीं पाता है, लेकिन फिर भी अलग अलग इंफॉर्मेशंस के बिहाफ पर एटम को एक शेप, एक शक्ल देने की कोशिश की जाती है। इस कोशिश में पहला नाम जॉन डाल्टन का था, उसके बाद आपके थॉमसन साहब ने कोशिश की थी और उसके बाद रदरफोर्ड साहब के बाद बारी नील बोहर की थी। हर मॉडल में कुछ ना कुछ डिफेक्ट निकलता गया और हमें दिन ब दिन नए नए मॉडल्स की ज़रूरत पड़ती रही। हमने इससे पहले वाले लेक्चर में बोहर के मॉडल के भी लिमिटेशंस पढ़े हैं। हमने देखा था कि बोहर ने बहुत अच्छी तरीके से मॉडल को एक्सप्लेन किया था, लेकिन फिर भी बोहर साहब से कई सारी गलतियाँ हो गई थी मॉडल को एक्सप्लेन करने में। उन गलतियों को अगर आप नज़रअंदाज कर दें या उन डिफेक्ट्स को या उन ड्रॉबैक्स को अगर आप थोड़ा साइड कर दें तो बोहर का एटॉमिक मॉडल फिर भी काफ़ी इफ़ेक्टिव मॉडल है किसी भी एटम को एक्सप्लेन करने के लिए। तो आज हम लोग बोहर के एटॉमिक मॉडल को यूज़ कर किसी एटम के इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस निकालेंगे, हम उस इलेक्ट्रॉन का रोटेटिंग वेलोसिटी निकालेंगे और उस शेल में उस इलेक्ट्रॉन के पास कौन कौन से टाइप के एनर्जीज होते हैं इनका कैलकुलेशन भी करेंगे। तो आज हम बोहर के मॉडल के अलग अलग इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को देखने की कोशिश करते हैं कि बोहर के मॉडल को इतना इम्पॉर्टेंट मॉडल क्यों माना जाता है, भले उसमें डिफेक्ट्स क्यों ना हो। अब बाद में चलकर इसमें काफ़ी चेंजेस करने पड़े, वो बात की बात है, लेकिन फिर भी ये हमें कई सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन परफेक्टली दे देता है। तो ये किन चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाता है उनको हम आज इस लेक्चर में देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हम कैसे बोहर के मॉडल को यूज कर क्या कर सकते हैं, एक एटम के अंदर घूम रहे इलेक्ट्रॉन के, रोटेट कर रहे इलेक्ट्रॉन के रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जीज के फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पर ये कंसिडर कर देखिए, हम यहाँ सबसे पहले मानेंगे लेट अ एटम, हम एक एटम मानते हैं, लेट अ एटम ऑफ एटॉमिक नंबर कैपिटल जेड। देखिए एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो हम अभी बेसिक चैप्टर में हैं, सबसे पहले चैप्टर में हैं, लेकिन फिर भी क्लास 10th में आपने इतना तो सीखा ही होगा कि किसी एटम का एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो आप किसी भी एटॉमिक सिंबल को अगर देखें, जैसे सोडियम को आप ले लीजिए, तो इसका एटॉमिक सिंबल 1123 होता है। यहाँ जो 11 लिखा है यही इसका क्या है, एटॉमिक नंबर है। आगे हम इन चैप्टर्स में इसको और अच्छे से समझ लेंगे, लेकिन अभी के लिए हम ये मान कर चल रहे हैं कि हमने एक एटम माना है और उस एटम का एटॉमिक नंबर क्या है, जेड है, ठीक है ना। जेड इज कन्वर्टेड इनटू मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। तो देखो, हमने सबसे पहली चीज़ इसमें क्या मानी है, हमने कहा है कि हम एक एटम मानते हैं, लेट एटम ऑफ एटॉमिक नंबर जेड इज कन्वर्टेड इनटू मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। अब ये मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम क्या है, तो आप अगर पिछला लेक्चर देखे हैं तो मैंने बोहर के मॉडल के लिमिटेशन में पहला पॉइंट आपको यही लिखाया था कि बोहर का मॉडल सिर्फ मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स पर ही अप्लाई होता है, यानी कि ऐसा एटम जिसके पास सिर्फ क्या हो, एक इलेक्ट्रॉन हो। ये सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम्स के ऊपर क्या किया जा सकता है, अप्लाई किया जा सकता है। तो हमने एक ऐसा एटम माना है जिसका एटॉमिक नंबर जेड है। अब वो जेड कोई भी एक नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5, क्योंकि अलग अलग एटम्स का एटॉमिक नंबर क्या होता है, अलग अलग होता है। अगर हाइड्रोजन होगा तो जेड की वैल्यू क्या होगी, 1। अगर सोडियम होगा तो जेड की वैल्यू होगी 11। आयरन होगा तो जेड की वैल्यू होगी 26। अलग अलग एटम्स का एटॉमिक नंबर क्या होता है, अलग अलग होता है। तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमारे पास भी ऐसा ही कोई एटम है जिसके पास कुछ ना कुछ एटॉमिक नंबर है। किसी भी एटम के पास इलेक्ट्रॉन उतने ही होते हैं जितना उसके पास, जितना उसका क्या हो, एटॉमिक नंबर हो। अगर एटम न्यूट्रल है तो, न्यूट्रल का मतलब ना तो उसके ऊपर प्लस चार्ज हो और ना ही उसके ऊपर माइनस हो। तो हम एक न्यूट्रल एटम मानकर चले थे जिसके पास
जिसका जेड एटॉमिक नंबर है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन भी जेड रहे होंगे। फॉर एग्जांपल हम जेड इक्वल 6 लेते हैं तो इस एटम के पास इलेक्ट्रॉन भी कितने रहे होंगे, 6। लेकिन हम 6 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वाले पर बोहर का मॉडल अप्लाई नहीं कर सकते, तो हमें इस एटम में से कितने इलेक्ट्रॉन भगाने पड़ेंगे, 5, ठीक है ना, ताकि वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बचा रहे, मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बन जाए और हम वहाँ पर किसके रूल को अप्लाई कर पाएँ, बोहर के रूल को या बोहर के मॉडल को अप्लाई कर पाएँ। ठीक, तो सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर यह है कि आप जो भी एटम लेकर चलेंगे, अगर आप उस पर बोहर के मॉडल को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको उसको मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपके पास अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो आपको 9 को वहाँ से भगा देना पड़ेगा। अगर आपके पास 50 इलेक्ट्रॉन है तो आपको वहाँ से 49 इलेक्ट्रॉन भगा देना पड़ेगा, एज फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो हमारे पास यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन या जिस एटॉमिक नंबर का आप लेकर चले रहे होंगे उसमें से आपने सारे इलेक्ट्रॉन भगा दिए होंगे, बचा होगा सिर्फ क्या, आपका एक इलेक्ट्रॉन। ठीक, देखिए जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है ये उस एटम के किसी न किसी शेल में तो घूम ही रहा होगा। अभी हमें अगर परफेक्ट शेल नहीं पता है तो हम मान लेते हैं कि वो nth शेल में क्या कर रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा, जहाँ n की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, किसी भी नंबर का शेल हो सकता है। तो हम यहाँ पर मानेंगे वेयर दिस सिंगल इलेक्ट्रॉन इज रोटेटिंग इन nth शेल ऑफ atom with velocity of v meter per second and r meter away from the nucleus of, और अब हम ये मान रहे हैं कि जो भी एटम था उसका हम सबसे पहले न्यूक्लियस कंसिडर कर लेते हैं। देखिए न्यूक्लियस में प्रोटॉन का नंबर उसके एटॉमिक नंबर के इक्विवेलेंट होता है, मतलब आपने जो एटम माना है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, जेड, तो इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन का नंबर क्या होगा, वो होगा जेड प्रोटॉन्स। तो यहाँ जेड प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, प्लस इसके अंदर क्या होते हैं, और न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन का नंबर अभी हम डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि इस डेरिवेशन में हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद किसी भी एटम के पास शेल कितने होते हैं, तो इन्फानाइट नंबर ऑफ शेल्स होते हैं। हम भी यहाँ पर बहुत सारे शेल्स बना लेते हैं और हमारा इलेक्ट्रॉन जिस शेल में घूम रहा है उसको हमने कौन से नंबर का शेल माना है, nth नंबर का। nth नंबर जहाँ n क्या हो सकता है, कोई भी कंप्लीट इंटीग्रल हो सकता है। अगर आप बोहर का मॉडल पढ़ चुके हैं तो आपको n पता होगा, n को कंप्लीट इंटीग्रल कहा जाता है अकॉर्डिंग टू बोहर, ठीक है ना। तो देखो n जो नंबर ऑफ शेल्स को डिनोट करेगा, हम मान रहे हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन इस वाले शेल में है और ये किस नंबर का शेल है, nth। अच्छा, आपको डायग्राम में सेकंड नंबर का दिख रहा होगा, ये फर्स्ट से सेकंड थर्ड, लेकिन यहाँ बहुत सारे हैं, इसके बीच में बहुत सारे होंगे, तो हम उन सब को नहीं दिखा रहे हैं और हमें मान ले रहे हैं कि हमारा ये nth नंबर का शेल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। और न्यूक्लियस से किस डिस्टेंस पर रोटेट कर रहा है, तो न्यूक्लियस से रोटेट कर रहा है r मीटर के डिस्टेंस पर। देखिए डिस्टेंस न्यूक्लियस के सेंटर से लिया जाना चाहिए, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एटम न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है, आप उसके सरफेस से दिखा सकते हैं। मुझे आपको समझाना था इसलिए मैंने न्यूक्लियस इतना इनलार्ज कर दिखाया है। एटम के रिस्पेक्ट में न्यूक्लियस बहुत छोटी सी चीज़ है, ठीक है ना। तो आप यहाँ दिखा दीजिए, बाकी यहीं पर वो मोनो इलेक्ट्रॉनिक एटम घूम रहा है, ठीक, सॉरी एटम नहीं, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ये वो इलेक्ट्रॉन है और इसका रोटेशनल वेलोसिटी कितना है, v मीटर पर सेकेंड है। ये इसके वेलोसिटी का क्या है, डायरेक्शन है। देखिए जब भी कोई चीज़ गोल घूमता है तो उसकी रोटेटिंग वेलोसिटी हमेशा रेडियस के क्या होती है, 90 डिग्री पर होती है, यानी कि परपेंडिकुलर टू द रेडियस होता है। ऐसा कैसे हो सकता है, तो आप इसको सिंपल से एग्जांपल समझ सकते हैं। अगर आप एक धागे को पकड़कर जोर से घुमाएं, ठीक है ना, तो आप उसको घुमाएंगे तो एक सर्कुलर पाथ को गेन कर लेगा। अच्छा, अगर आप उसको गोल रोटेट कराते हुए इस पॉइंट पर लाकर छोड़ दें, यानी कि वो पार्टिकल यहाँ पर है, तो वो कहाँ जाएगा, क्या इस पाथ पर आएगा, नहीं, वो इधर को भाग जाएगा। अगर आपने
उसको रोटेट कराते हुए उसके पास वेलोसिटी है, छोड़ा तो वो ऐसे ही भाग जाएगा, है ना, ठीक। यानी कि वो हमेशा बाहर को इस तरफ को भागना चाहता है। तो हर एक रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी जो होती है वो परपेंडिकुलर टू द रेडियस होती है, ठीक है ना। तो हमने ये माना है कि हमारा जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो इस एटम के nth सेल में रोटेट कर रहा है और उसकी रोटेटिंग वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड की है, जबकि न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस क्या है, r है, ठीक है ना। ये हमने अभी तक की चीज़ों को कंसिडर किया है। इस एटम के पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, जेड के बराबर रहे होंगे, लेकिन क्या वहाँ पर अब जेड इलेक्ट्रॉन्स बचे होंगे, जवाब है नहीं, हमने सिर्फ एक को छोड़ा होगा। क्योंकि बोहर का रूल आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ तो माननी ही पड़ेगी कि आपको वहाँ से सारे इलेक्ट्रॉन भगाकर सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ने हैं, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो हमने भी एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया और वही इलेक्ट्रॉन यहाँ v मीटर पर सेकंड से न्यूक्लियस से r मीटर की डिस्टेंस पर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक। यहाँ तक की चीज़ अगर आपको समझ में आई है तो उसके बाद हम कुछ पुराने पढ़े हुए चीज़ों को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं और उसके बाद कुछ नए कंसेप्ट सीखकर इस डेरिवेशन को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, ठीक। अगर आप बोहर मॉडल पढ़े हैं तो हम यहाँ पर उसका यूज़ करने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल। तो देखो बोहर के मॉडल में एक चीज़ उन्होंने बताया था, उन्होंने कहा था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी शेल में तभी रोटेट कर सकता है जब उसका एंगुलर मोमेंटम उसके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू h/2π का कंप्लीट इंटीग्रल रहा करेगा। मतलब क्या था इसका कि आप अगर उसके एंगुलर मोमेंटम mvr को h/2π से डिवाइड करें तो आपको एक कंप्लीट इंटीग्रल मिलना चाहिए, जिसको क्या कहा था बोहर ने, n। और ये n क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ शेल्स को, 1 2 3 5 से लेकर इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो ये कंडीशन आपके बोहर रूल में था और उसी को हम यहाँ यूज करेंगे। देखो h/2π को उधर भेज दीजिए तो अब ये फार्मूला क्या दिखेगा, ये फार्मूला दिखने में ऐसा दिखेगा, mvr इक्वल n/2π। इसको हम क्या देंगे, इक्वेशन फर्स्ट। ये बोहर के मॉडल के अकॉर्डिंग है और हमने बोहर के मॉडल को यूज़ कर ये इक्वेशन यहाँ सबसे पहले लिख लिया है। जहाँ इसको यूज़ करना होगा हम अपने हिसाब से इसको यूज़ कर लेंगे, आपको भी आगे इक्वेशंस में आइडिया लगेगा कि इसका यूज़ कहाँ करना चाहिए, ठीक। चलिए, तो इक्वेशन फर्स्ट तो अपने पास आ चुका है। इसके बाद जो हमें डिस्कस करना है, ठीक, वो ये करना है कि देखो हर एक रोटेटिंग ऑब्जेक्ट को सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। ये आप क्लास 9th 10th दोनों में पढ़ कर आए होंगे कि रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनको कौन सा फोर्स चाहिए होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स जब तक इनको नहीं मिलेगा तब तक कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं कर सकता है। कैसे, जैसे आप खुद सोचिए, एक धागे से आप पत्थर को बांध लीजिए और उसको ऐसे रोटेट करना शुरू करिए, वो तभी तक रोटेट कर पाएगा जब तक आप उस रस्सी को अपने हाथ से पकड़ कर रखे रहेंगे। अगर आप छोड़ देंगे तो वो इधर उधर जाकर गिर जाएगा। क्या एक सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर पाएगा? नहीं। अच्छा, उंगली से पकड़ कर रखने पर ऐसा क्या हो रहा था कि वो गोल घूम रहा था? तो आप सोचिए, उंगली पर पकड़ कर रखने से जब आप उसको घुमा रहे थे तो वो पत्थर बाहर की तरफ भागना चाह रहा था और आप रस्सी से या उस रस्सी को आप अपनी तरफ एकदम खींच कर रखे थे, तो पत्थर अपनी तरफ खींच रहा है, आप अपनी तरफ खींच रहे हैं। उस रस्सी में या उस धागे में एक टेंशन फोर्स अराइज होता है। यानी कि आप कह सकते हैं, अगर आप एक थ्रेड से एक ऑब्जेक्ट को बांधकर एक सर्कुलर पाथ पर क्या कराएं, रोटेट कराएं, तो इस रस्सी को पहली बात तो ये पत्थर अपनी तरफ खींचेगा और आप अगर धागे को अपनी तरफ खींचेंगे तो ये जो टेंशन फोर्स अराइज हो रहा है वही इस ऑब्जेक्ट को एक सर्कुलर पाथ पर क्या करा सकता है, रोटेट करा सकता है। ये टेंशन फोर्स खत्म, आपने हाथ छोड़ा, आपकी तरफ से टेंशन फोर्स खत्म, आप जो खींच रहे हैं अपनी तरफ, तो इनका भी टेंशन अराइज नहीं हो पाएगा। देखिए, आप खुद सोच कर देखिए, एक रस्सी अगर ज़मीन पर ऐसे पड़ी रहे तो आप एक तरफ पकड़कर चाहे उसको जितना इधर उधर कर लें, जब तक आप दोनों तरफ से नहीं पकड़ेंगे क्या रस्सी तान पाएंगे कभी? क्या उसमें तनाव उत्पन्न हो पाएगा? क्या टेंशन आ पाएगा उसके अंदर? जवाब है नहीं। रस्सी के अंदर टेंशन फोर्स डेवलप करने के लिए उसको दोनों तरफ से खींचना क्या है, बहुत ज़रूरी है। तो पक्की बात है, यहाँ पर आपका
टेंशन फोर्स तभी अराइज हो सकता है जब दोनों तरफ को खींचा जाए, है ना। ठीक, आपके पास कोई भी हो, जैसे इस वक्त ये वायर है मेरे पास, ठीक है ना, ये टेंशनाइज फोर्स तभी या टेंशन फोर्स तभी दिखा सकता है। देखिए जैसे इस वक्त ये एकदम ढीले फॉर्म में है ना, ठीक, यानी कि ये इस वक्त लूज़ है। लेकिन अगर मैं इस वायर को ऐसे टाइट कर कर खींचूँ, अभी मैं अपने इस वाले हाथ से इस तरफ को फोर्स लगा रहा हूँ और इस वाले हाथ से इस तरफ को, तो देखिए कैसे एकदम टाइट हो गई है। इसमें क्या अराइज हो चुका है, टेंशन फोर्स अराइज हो चुका है। ठीक, तो किसी भी जगह पर आपको अगर किसी धागे से किसी चीज़ को बांध कर रोटेट कराना है तो उसमें टेंशन फोर्स अराइज होना ही चाहिए, और यही टेंशन फोर्स इस पार्टिकल को घूमने के लिए क्या दे रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ खींच कर रख रहा है और इसको रोटेट करने में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन को अगर आप इस न्यूक्लियस के अबाउट रोटेट कराना चाहते हैं, उसको रोटेशन वे में रखना चाहते हैं, तो फिर आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पर भी तो कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ही होगा। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलेगा, वो आपको मिलेगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन की वजह से। देखिए प्रोटॉन पर प्लस चार्ज है, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन वाले माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि माइनस प्लस को खींचना चाहता है और प्लस माइनस को खींचना चाहता है। प्लस और माइनस अपोजिट चार्जेस हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ह्यूमन बिहेवियर हो या कोई भी बिहेवियर हो, हर जगह यही होता है कि लाइक चार्जेस कभी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं, लेकिन अगर अनलाइक चार्जेस एक दूसरे के सामने आए तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या लगता है, ज़्यादा लगता है। ठीक, यहाँ पर भी वही सिस्टम है, आपका प्रोटॉन उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच कर लाना चाहता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन की भी इच्छा है कि प्रोटॉन हमारी तरफ खींचा चलाए, और यही अट्रैक्शन फोर्स जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लग रहा है वो इस इलेक्ट्रॉन को क्या देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। यानी कि हमारे इलेक्ट्रॉन को रोटेट कराने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, नीडेड है, वो कौन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। ठीक, तो ये सबसे ज़रूरी बात है और ये हमें यहाँ पर लिख लेना चाहिए। ठीक, हम यहाँ पर लिखेंगे दिस सेंट्रीपिटल फोर्स required to rotate the electron is given by electrostatic attraction force between proton and electron। तो देखो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है mv²/r। अच्छा, ये मास किसका होगा, रोटेटिंग ऑब्जेक्ट का, और रोटेटिंग ऑब्जेक्ट आपका कौन सा है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का मास हम मान लेते हैं m किलोग्राम, उसको अभी तक हमने कंसिडर नहीं किया था, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास आपको पीछे के लेक्चर्स में मैंने बताया है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम, तो वो उसके पास होता ही है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है mv²/r। अगर आप इस चैनल पर फिजिक्स के लेक्चर्स देख रहे होंगे तो मैंने फिजिक्स के लेक्चर में यूनिट और मेजरमेंट पढ़ाते वक्त डायमेंशनल एनालिसिस वाले चैप्टर में आपको ये फार्मूला डिराइव कर दिखाया है कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला mv²/r होता है। खैर अभी mv²/r हम लोग को आगे चैप्टर में स्टडी करना है डीपली, लेकिन अभी के लिए थोड़ा आप याद रखें कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है रोटेटिंग ऑब्जेक्ट का मास इनटू में उस रोटेटिंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का होल स्क्वायर और अपॉन में उस सेंटर से लेकर उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कितना होता है, तो वो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ आता है 1/4πε0 q1 q2/r²। ठीक है ना, ये mv²/r इक्वल 1/4πε0 q1 q2/r² इक्वेलेंसी पर रहेगा, क्योंकि इसको सेंट्रीपिटल फोर्स, इलेक्ट्रॉन को जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है वो किससे मिल रहा है, इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स से। अच्छा, यहाँ का एक आर यहाँ के एक आर को कैंसिल कर देगा, 2 आर है ना, तो एक कैंसिल हो जाएगा लेकिन एक बचा रहेगा। आपके पास अब इक्वेशन आ गया है mv² = 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। देखिए R से एक स्क्वायर कैंसिल हो चुका है। चलिए इसके बाद देखिए हम Q1 Q2 की वैल्यू पर डिस्कशन कर लें कि फर्स्ट चार्ज क्या होगा और सेकंड चार्ज क्या होगा, है ना। तो फर्स्ट चार्ज हम मान लेते हैं, देखो किन दो चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा है, एक तो न्यूक्लियस के अंदर बैठे हुए प्लस प्रोटॉन्स और दूसरा वो जो अकेला इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, उन्हीं दोनों के बीच में तो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। तो हमें उन्हीं दोनों चार्जेस की वैल्यू रखनी है। तो देखो Q1 हम न्यूक्लियस का चार्ज मान लेते हैं। तो देखो न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो है किसका, प्रोटॉन का चार्ज है। एक प्रोटॉन का चार्ज एलिमेंट्री चार्ज माना जाता है E, लेकिन न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन के नंबर हैं कितने, Z। तो आप ऐसा सोचिए कि अगर आपको 1 रुपये में 2 टॉफ़ी मिलते हैं तो 5 में कितने मिलेंगे, तो आपको 10 मिलेंगे। कैसे आपने किया, 1 में 2 मिलते हैं तो 5 के लिए आपने क्या कर दिया, उस 2 में 5 का मल्टीप्लाई। तो अगर एक प्रोटॉन पर E चार्ज है तो Z प्रोटॉन पर कितना होगा, Z इंटू E। जैसे आपने 5 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर मुझे बताया कि 10 आपको मिलेंगे, उसी हिसाब से आप यहाँ पर न्यूक्लियस का चार्ज बता सकते हैं। एक प्रोटॉन का चार्ज E होता है तो Z प्रोटॉन्स के ऊपर कितना चार्ज होगा, Z मल्टीप्लाई बाई E की वैल्यू अभी आपको याद करा दिया जाएगा, लेकिन अभी के लिए आपको इतना रखना है। उसके बाद Q2, तो Q2 पर भी चार्ज प्रोटॉन के बराबर ही होता है लेकिन माइनस का होता है, ठीक, माइनस ही, ठीक है ना। अच्छा यहाँ इलेक्ट्रॉन एक ही है तो E को एक ही बार आपको लिखना पड़ेगा। इन दोनों वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। Q1 को उठाकर यहाँ रखिए, Q2 को उठाकर यहाँ रखिए, तो देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा, mv स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 की वैल्यू है Z इंटू E मल्टीप्लाइड बाई E। अब आप सोचेंगे कि मैंने Q2 की वैल्यू साइन के साथ यहाँ क्यों पुटअप नहीं की, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर्स के फॉर्मूले में साइन पुट करने या ना करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि आप वेक्टर का एडिशन या सब्सट्रैक्शन अलजेब्रिक सम से नहीं लेते हैं, वेक्टर सम से लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ साइन को नहीं रखा गया है। और उसके बाद आपका क्या बचा, R, ठीक है ना। अब आपके पास ये फॉर्मूला है, ज़रा देख लीजिए, mv स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा जेडी स्क्वायर अपॉन R, ठीक है ना। इसको हम कह देंगे इक्वेशन। तो देखिए ये आपका इक्वेशन सेकंड आ चुका है। दो इक्वेशंस आपके पास हैं। पहला इक्वेशन है mvr इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, इसको इक्वेशन फर्स्ट कहा जाएगा। और दूसरा इक्वेशन आपके पास है mv स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर अपॉन R, इसको हम इक्वेशन सेकंड कहेंगे, ठीक। ये दो इक्वेशन को यूज़ कर आप रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी के फॉर्मूले क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। इन्हीं दो इक्वेशंस को आगे हमें बेसिक फॉर्म पर क्या करना है, यूज़ करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम लोग इसके अगले पॉइंट को क्या कर सकें, प्रोसीड कर सकें। यहाँ तक की बात अगर आपको समझ में आई तो फटाफट ज़रा देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। हमने एक एटम माना था, लेट एटम ऑफ एटॉमिक नंबर Z इज कन्वर्टेड इनटू अ मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। हमारे पास एक एटम था जिसका एटॉमिक नंबर कितना था, Z था। उसके पास Z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे, लेकिन हमने सारे इलेक्ट्रॉन भगाकर सिर्फ कितना छोड़ा, एक। वो एक इलेक्ट्रॉन जो था, सिंगल इलेक्ट्रॉन, वो nth सेल में रोटेट कर रहा था v मीटर पर सेकेंड से और न्यूक्लियस से r मीटर के डिस्टेंस पर। डायग्राम में आपके लिए वो मैंने रिप्रेजेंट भी कर दिया। और अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल, बोहर ने हमें एक चीज़ सिखाया था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन उन्हीं शेल्स में रोटेट कर सकता है जहां उसका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का क्या रहे, कंप्लीट इंटीग्रल रहे, यानी कि इक्वेशन mvr इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई रहे, ठीक। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट माना। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि किसी भी चीज़ को रोटेट कराने के लिए तो हमें क्या चाहिए होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अगर इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है तो उसे भी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रॉन को देगा कौन, ये बड़ी बात है। लेकिन हमने पता किया, बातचीत की, तो पता चला प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन फोर्स इस काम के लिए राजी है, वो इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स दे सकता है। और उसने दिया भी। सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ही मिल रहा है और आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो इसके क्या है, इक्विवेलेंट है। तो mv स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है, लेकिन R से एक R क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास इक्वेशन बचा था mv स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई
आर। आपने Q1 और Q2 के वैल्यू को यहाँ पर पुटअप करने का फैसला कर लिया है, तो आपको ये बात भी पता करनी पड़ेगी कि Q1 और Q2 है क्या। तो Q1 आपका है न्यूक्लियस का चार्ज। न्यूक्लियस के पास चार्ज होता किसका है, तो प्रोटॉन का होता है। प्रोटॉन्स का नंबर न्यूक्लियस के अंदर Z है। एक प्रोटॉन का चार्ज E होता है। E की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलम है। ठीक, हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी आप उसको E ही कहिए। प्रोटॉन का चार्ज E है। E में अगर आप Z का मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल न्यूक्लियस का चार्ज निकल आएगा। कैसे, तो भाई अगर 1 रुपये में 2 टॉफ़ीज़ हैं तो 5 रुपये के लिए आपको कितनी टॉफ़ीज़ मिलेंगी? आपका जवाब होगा 10। यहाँ आपका दिमाग काम कर रहा होगा क्योंकि आपको टॉफ़ी खाना है, लेकिन यहाँ न्यूक्लियस में वो काम थोड़ा कम करता है क्योंकि हमें उससे मतलब है नहीं, है ना। ठीक, लेकिन आप थोड़ा इस पर कंसंट्रेट होइए और सोचिए कि एक प्रोटॉन पर अगर E है तो न्यूक्लियस के अंदर Z प्रोटॉन्स का चार्ज कितना होगा, तो Z × E होगा। और Q2 आपके उस इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इकलौता आदमी है, उस पर भी प्रोटॉन के बराबर का चार्ज होता है। एक प्रोटॉन पर जितना चार्ज होता है उतना ही एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। बस इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो जस्ट अपोजिट नेचर का होता है, किसके, प्रोटॉन के। ठीक है ना। हमने दोनों वैल्यूज़ रख दिए। इस इक्वेशन में हमने Q1 और Q2 की वैल्यू को पुट कर इक्वेशन सेकंड का फॉर्मेशन कर लिया है। इक्वेशन फर्स्ट mvr = NH/2 है और इक्वेशन सेकंड mv² = 1/4πε0 Ze²r है। इन्हीं दो इक्वेशंस को यूज़ कर हम लोग क्या करेंगे, क्या डिराइव करेंगे, तो हम डिराइव करेंगे बोहर के एटॉमिक मॉडल में एटॉमिक रेडियस, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और एनर्जी ऑफ रोटेटिंग इलेक्ट्रॉन। ये बात क्लियर है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इन दो इक्वेशंस की मदद से हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ तक अगर आपने देख लिया है तो हम आगे की चीज़ को प्रोसीड करते हैं। ठीक, तो आप इस पॉइंट को रिकॉल करिएगा और इसको अच्छे से समझिएगा ताकि हम इसको यूज़ कर आगे के फॉर्मूले डिराइव कर सकें। ठीक है ना। तो देखिए उन दोनों इक्वेशंस को मैं यहाँ कॉर्नर में लिख देता हूँ ताकि आप उनका यूज़ कर सकें। सबसे पहला इक्वेशन क्या था, इक्वेशन फर्स्ट mvr = NH/2 और दूसरा इक्वेशन क्या था, mv² = 1/4πε0 Ze²r। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। उनको कॉर्नर में रहने दीजिए ताकि आपको रेफरेंस मिलता रहे, आप देखते रहें कि क्या किस तरीके से हो रहा है। ठीक, देखिए सबसे पहले हम रेडियस के फार्मूले को डिराइव कर लेते हैं। अच्छा, रेडियस का फार्मूला आपको यहाँ पर डिराइव करना है, लेकिन उसमें आप इन दोनों इक्वेशंस का यूज़ कर क्या रेडियस के लिए फार्मूले के बारे में सोच सकते हैं। तो देखिए पहली बात, अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को डायरेक्टली डिवाइड कर दें तो काम नहीं बन पाएगा। उसका रीज़न ये है कि फिर वेलोसिटी उसमें ज़रूर रह जाएगा। आपको वेलोसिटी को एलिमिनेट कर देना है, बाकी चीज़ें तो इसमें कांस्टेंट ही हैं, है ना। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, n नंबर ऑफ शेल हमको पता रहेगा, एटम में बताया जाएगा, h कांस्टेंट है, 2π कांस्टेंट है, 1/4πε0 कांस्टेंट है, आपका z कांस्टेंट रहेगा किसी एक एटम के लिए, E कांस्टेंट नंबर है और रेडियस का हमें फार्मूला ही चाहिए। तो बस किसी तरीके से आप जुगाड़ लगाइए वेलोसिटी को एलिमिनेट करने का। तो एक इक्वेशन में वेलोसिटी स्क्वायर में है और एक में आपका सिंगल फॉर्म में है। तो आप एक काम करिए, या तो इस इक्वेशन का स्क्वायर कर दीजिए तो यहाँ v² आ जाएगा, या तो इस इक्वेशन का रूट ले लीजिए तो यहाँ v आ जाएगा। ज़्यादा आसान स्क्वायर करना होता है क्योंकि रूट करना काफ़ी झंझटी काम है ना। तो हम इक्वेशन फर्स्ट को पहले स्क्वायर करते हैं और फिर उसको इक्वेशन सेकंड से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए कर देखा जाए। हम यहाँ पर लिखेंगे, जहाँ तक आपने देखा है उसको आप देखिएगा हो सकेगा तो एक दो लेक्चर के बाद इन सारे लेक्चर्स के आपको PDF नोट्स अवेलेबल करा देंगे ताकि आप प्रॉपरली इस चीज़ को देख पाएँ और इसको आसानी से क्या कर पाएँ, गेन कर पाएँ। ठीक, लेकिन अभी के लिए थोड़ा आप उसको स्क्रीनशॉट लेकर आप एक कॉपी में लिख लिया करिए ताकि आपको नोट्स प्रोवाइडेड मिले। ठीक, तो अब हम देखिए आगे उसी इक्वेशन के आगे कंटिन्यू करते हैं जहाँ तक हम लोग लिख चुके थे। हम लोग क्या करेंगे, हम करेंगे स्क्वायर, किसका करेंगे, स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड डिवाइड इट बाई इक्वेशन सेकंड। तो पहले इक्वेशन फर्स्ट का आप क्या करिए, स्क्वायर करिए, तो m² हो जाएगा, v² हो जाएगा, r² हो जाएगा, इज इक्वल टू LHS का स्क्वायर हो चुका है, RHS का भी कर दीजिए, n²
एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, नीचे का भी स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 4 और पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया है। और अब इसको आपको डिवाइड कर देना है, किससे डिवाइड कर देना है, इक्वेशन सेकंड से। तो इक्वेशन सेकंड क्या है, एम वी स्क्वायर, एल एच एस को एल एच एस से डिवाइड और आर एच एस को आर एच एस से। तो आर एच एस क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है ना। तो अब ज़रा देखिए, यहाँ वी स्क्वायर से वी स्क्वायर पूरा कैंसिल हो जाएगा, एक एम से एक एम कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा है, सिंगल एम इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर होल अपॉन, देखो ये 4 पाई आर स्क्वायर तो कहाँ चला जाएगा, नीचे। फिर इंटू क्या है आपका, देखो 4 पाई आर स्क्वायर नीचे आया और इंटू में क्या है, जेड स्क्वायर। इंटू में ये देखो, ये अपॉन पूरा मेन वाला है, और ये अपॉन के अपॉन वाली चीज़ पलट कर कहाँ चली जाएगी, ऊपर। देखिए ये ऊपर की तरफ अपॉन में था तो नीचे चला आएगा, और ये नीचे की तरफ अपॉन में तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यानी कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर। तो आप देख सकते हैं 4 से 4 कैंसिल, पाई से एक पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ बचा है सिर्फ m इंटू आर इक्वल, यहाँ जो बचा है एन स्क्वायर एच स्क्वायर होल अपॉन एक पाई बचा हुआ है, और क्या बचा है, जेड इंटू ई स्क्वायर बचा हुआ है, और ऊपर बचा हुआ है एक एप्सिलॉन नॉट। इतनी चीज़ें अभी इक्वेशन में बची हुई हैं। इसके बाद आर को इधर करिए, क्योंकि हमें रेडियस का फार्मूला चाहिए। तो रेडियस का फार्मूला हो जाएगा एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम, देखिए एम यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है, ई स्क्वायर इंटू में एन स्क्वायर बाई जेड, ठीक है ना। देखिए मैंने ऐसा क्यों किया कि एच स्क्वायर को एप्सिलॉन नॉट को एक तरफ लिख लिया, पाई और मास यहाँ पर लिख लिया, ई स्क्वायर को लिख लिया, लेकिन जेड और एन स्क्वायर को मैंने बाहर लिख दिया है। क्योंकि देखो किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स के लिए यही दो चीज़ें अब चेंज हो सकती हैं। आप अगर अलग अलग एटम लेंगे तो जेड चेंज हो सकता है, भाई हाइड्रोजन के लिए जेड 1 रखा जाएगा, हीलियम के लिए 2 रखा जाएगा, बोरॉन के लिए 5 रखा जाएगा। यानी कि टाइम के साथ आप जेड को चेंज कर सकते हैं। एन भी बदल सकता है, इलेक्ट्रॉन किस शेल में भी रोटेट कर रहा है वो टाइम के साथ चेंज हो सकता है। एनर्जी वगैरह अगर मिलेगा, अगर आपको बोहर का मॉडल आपने पिछले लेक्चर से पहले वाला लेक्चर अगर आपने देखा है, यानी कि लेक्चर नंबर 9, तो उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे अपने शेल्स को क्या करते रहते हैं, चेंज। यानी कि टाइम के साथ एन भी चेंज हो सकता है। एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन को मिली तो हाई एनर्जी स्टेट्स में जंप करता है, एनर्जी को एमिट कर कर वो हाई से लो में भी आता है। यानी कि टाइम के साथ वो अपने एन को भी क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। एच को प्लांक्स कांस्टेंट कहा जाता है और इसकी वैल्यू फिक्स होती है, इसको आप टाइम के साथ कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट को इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहा जाता है, इसको भी आप टाइम के साथ चेंज नहीं कर पाएंगे। इसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 होता है। पाई तो आप जानते हैं 22/7 होगा, वो भी चेंज नहीं होगा। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी कभी चेंज नहीं होने वाला, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। और ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, दोनों का सेमी चार्ज होता है मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, नेचर बस अपोजिट होता है, लेकिन यहाँ तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड रखना है। तो चाहे इलेक्ट्रॉन का चार्ज कह दीजिए चाहे प्रोटॉन का, इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, जो टाइम के साथ कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। तो देखिए आपको रेडियस का मेन फार्मूला तो मिल चुका है, इस पर आपको कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। खैर न्यूमेरिकल्स के लिए फार्मूला मत यूज करिएगा, लेकिन रेशो ओशो के फॉर्म के आपको भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। इसके बाद इस लेक्चर के बाद वाले लेक्चर में आपको एक डीपीएस देंगे, ताकि आप आसानी से इनके क्वेश्चंस को पिक कर पाएँ। इस फार्मूले पर भी कई क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन टाइम के साथ फॉर न्यूमेरिकल्स इस फार्मूले को देखिए आप ऐसे रिमेंबर रखिएगा, फॉर न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल के लिए देखिए रेडियस का फार्मूला क्या याद रखेंगे, रेडियस का फार्मूला होता है, देखो ये पूरा डब्बा क्या रहने वाला है, कांस्टेंट, तो हम इसको के लिख लेते हैं, के इंटू आपका n² बाई जेड।
और इस कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, न्यूमेरिकल्स के लिए आप याद रखिएगा 0.529 इंटू 10⁻⁻10 इंटू में n²/z। ये किसकी वैल्यू है, इस कांस्टेंट की वैल्यू है। कैसे निकाला गया है, इन सभी कांस्टेंट के वैल्यू को रख दीजिए तो इसका पूरा जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न जो आ रहा है वो इतने के ही बराबर है, 0.529 इंटू 10⁻⁻10। और यूनिट क्या आपका रेडियस है तो मीटर, ठीक। अच्छा, रेडियस वैसे ज़्यादातर बार एंगस्ट्रॉन्ग बताया जाता है। आपको यूनिट एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर में फिजिक्स में मैंने बताया 10⁻⁻10 को क्या कहते हैं, एंगस्ट्रॉन्ग। तो 0.529 इंटू n²/z। और अब ये मीटर की बजाय आंसर किस में बताया जाएगा, एंगस्ट्रॉन्ग में। अच्छा, 5 to 9, 9 बड़ा नंबर है तो 9 को आप यहाँ से हटाइए, 2 डिजिट तक नंबर रखिए। इसको आप लिख सकते हैं 0.53 इंटू n²/z r, और यूनिट क्या रहेगा, एंगस्ट्रॉन्ग। देखिए एंगस्ट्रॉन्ग में निकाल लीजिएगा, अगर मीटर में चेंज करना होगा तो 10⁻⁻10 का क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई। मैं नीचे लिख भी दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। फिजिक्स में तो हम पढ़ा ही चुके हैं, लेकिन आप यहाँ पर भी याद रखें, एक एंगस्ट्रॉन्ग इक्वल होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो अगर आपको आंसर एंगस्ट्रॉन्ग में नहीं मीटर में बताना है तो चेंज कर लीजिएगा, एंगस्ट्रॉन्ग की वैल्यू रख दीजिएगा, आ जाएगा। देखिए न्यूमेरिकल्स के लिए रेडियस का ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बार बार अगर ये फार्मूला यूज करेंगे तो इतना बड़ा कैलकुलेशन बार बार करना बेवकूफ़ी है, जबकि वो कभी चेंज होने वाला नहीं है, कांस्टेंट है। तो ये वैल्यू तो हमेशा इतनी ही आएगी, 0.53 एंगस्ट्रॉन्ग के इक्विवेलेंट है ना। तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा। न्यूमेरिकल्स के लिए आपको ये फार्मूला याद रखना है। ये फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है, कई सारे क्वेश्चंस इस पर भी रहेंगे। किस टाइप के क्वेश्चन इस पर आएंगे वो भी आपको सॉल्व करवाएंगे, और किस टाइप के क्वेश्चन इस पर आएंगे ये भी आपको क्या करवा देंगे, सॉल्व करवा देंगे। दोनों टाइप के क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। तो देखिए रेडियस का फार्मूला तो हम लोग को मिल चुका है, और रेडियस जो है वो किन बातों पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है 2 बातों पर, कि आप अपने न्यूक्लियस से किस नंबर के शेल में रोटेट कर रहे हैं, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में। क्योंकि जैसे जैसे शेल बढ़ेगा न्यूक्लियस से उसकी डिस्टेंस भी क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी। तो नंबर ऑफ शेल पर डिपेंड करता है, और डिपेंड करता है आपके एटॉमिक नंबर पर, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर जितना ज़्यादा होगा रेडियस की वैल्यू उतनी क्या होगी, कम। अच्छा, ऐसा क्यों? एटॉमिक नंबर बढ़ने से रेडियस को कम कैसे किया जा रहा है, थोड़ा लॉजिकली सोच कर देखिए। आपको भी मैंने बताया था कि न्यूक्लियस में कौन बैठा होता है, प्रोटॉन। और अगर आप जेड बढ़ाएंगे तो मतलब न्यूक्लियस में बैठे हुए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन पर अपना फोर्स क्या लगाएंगे, ज़्यादा। भाई मान लीजिए न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन बैठे हैं, अभी यहाँ 2 प्रोटॉन हैं, और यहाँ रोटेट कर रहे मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में जो इलेक्ट्रॉन एक बेचारा घूम रहा है उस पर 2 प्रोटॉन अपनी तरफ ताकत लगा रहे हैं। लेकिन आपने अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज किया तो न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन तो बढ़ेगा, लेकिन क्या बाहर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, नहीं। क्योंकि बोहर का रूल पढ़ने के लिए तो आपको हर बार कौन सा सिस्टम बनाना पड़ेगा, मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनाना पड़ेगा। यानी कि एटम में सिर्फ कितना इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन रखेंगे, तभी आप यहाँ पर बोहर का मॉडल पढ़ पाएंगे। यानी कि एटॉमिक नंबर बढ़ाने पे सिर्फ एक आदमी को बेनिफिट मिल रहा है, और वो है क्या, प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा प्रोटॉन बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा प्रोटॉन बढ़ेगा, लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन बढ़ पाएगा, बढ़ेगा भी तो हम सबको भगाकर सिर्फ अकेले को ही छोड़ा करेंगे। तो आप खुद सोचिए कि प्रोटॉन लगातार बढ़ रहा है, अंदर बैठे हुए लोग अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा 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 करते जा रहे हैं, बाहर वाला आदमी बेचारा अकेला ही है, तो वो कब तक लड़ेगा। जैसे ही प्रोटॉन का नंबर बढ़ा, एटॉमिक नंबर बढ़ा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा, इलेक्ट्रॉन खींचकर नज़दीक आ जाएगा, यानी कि रेडियस क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपके एटम का रेडियस जो होता है वो नंबर ऑफ सेल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब सेल्स का नंबर जितना ज़्यादा होगा, भाई पक्की बात है पहले शेल में हो तो रेडियस क्या होगा, कम, क्योंकि आप न्यूक्लियस के बहुत नज़दीक होंगे। शेल का नंबर बढ़ाएंगे, दूसरे में तो रेडियस बड़ा हो जाएगा, तीसरे में तो रेडियस और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ शेल बढ़ाने का तो रेडियस के लिए क्या होता है, बेनिफिट मिलता है आपको, रेडियस बढ़ते चला जाता है। लेकिन एटॉमिक नंबर बढ़ाने पर आपका रेडियस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। तो ये बात आपको क्लियर रखनी है कि आपके एटम का रेडियस जो होता है
वो इसी बिहाफ पर लिया जाता है। ठीक, तो एटम का रेडियस जो आपका है उसके बाद हम लोग अगली चीज़ के लिए डिस्कस करते हैं, ठीक है ना, और वो क्या है आपका वेलोसिटी। ठीक, तो अगला टॉपिक देखते हैं वेलोसिटी। तो देखिए रेडियस का इक्वेशन हम लोग देख चुके हैं और रेडियस के इक्वेशन को भी हम लोग एक कॉर्नर में लिख लेते हैं उन दो इक्वेशंस के साथ, ताकि आगे के फॉर्मूले को फॉर्म करने के लिए हम उसको भी यूज कर सकें। तो रेडियस का फार्मूला क्या आया है यहाँ पर, देखिए न्यूमेरिकल्स के लिए जो फार्मूला यूज होगा वो आप याद रखिएगा। हम यहाँ पर कंप्लीट फार्मूला लिखने जा रहे हैं, तो वो आया था h² एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m² इंटू n²/z। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 3, ताकि हम इसको यूज कर सकें। ठीक, अब देखिए रेडियस का फार्मूला आपको मिल चुका है, ये दो इक्वेशंस को ही यूज़ कर हम अलग अलग फार्मूलों को जनरेट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने रेडियस के फार्मूले को जनरेट कर लिया है। रेडियस मतलब एटम के न्यूक्लियस से जिस शेल में आपका इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा होगा वहाँ तक का डिस्टेंस। अगर आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से पहले शेल में, ये न्यूक्लियस है आपका, ये पहला शेल हो, ये दूसरा हो, ये तीसरा हो, तो पहले सेल से डिस्टेंस अगर r1 है तो उस r1 को कैलकुलेट करने के लिए आप फार्मूले का यूज कर सकते हैं। सेकंड से अगर r2 हो तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं फार्मूले के हेल्प से। आप r3 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और न्यूमेरिकल्स के लिए देखिए ओरिजिनल फार्मूला तो यही होता है, लेकिन मैंने आपको अभी भी बताया है कि ये वाला जो वैल्यू है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है और इसको कैलकुलेट कर ले आइए। तो न्यूमेरिकल्स के लिए फार्मूला आपको इस फॉर्म में मिलता है 0.53 इंटू n²/z एंगस्ट्रॉम। देखिए इस फार्मूले को भी ध्यान रखेंगे क्योंकि कई क्वेश्चंस कंपटीशन के इसी पर आपके आएंगे। जेईई मेन या नीट में इस फार्मूले को यूज़ कर कई सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। वो रेशोज़ के क्वेश्चन हो सकते हैं या फार्मूले के क्वेश्चन हो सकते हैं, अलग अलग फॉर्म में हो सकते हैं। और ये वाला जो कंडीशन आपको सामने दिख रहा है, इस वाले फार्मूले को आप न्यूमेरिकल्स के लिए याद रखिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ जरा समझिए, क्योंकि आपको ये बॉक्स तो हर बार सॉल्व करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप न्यूमेरिकल्स में बार बार उसको सॉल्व करेंगे तो आपका बहुत टाइम लॉस होगा। तो न्यूमेरिकल्स के लिए आपको याद रखना है, ये फार्मूला भी आप रेडियस का याद रखेंगे। तो रेडियस के लिए हम फार्मूला फॉर्म कर चुके हैं। अब बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने देखा था, अगर आपको लेक्चर के स्टार्ट वाला वो डायग्राम याद हो तो लेक्चर के स्टार्ट में हम लोगों ने डायग्राम बनाया था, तो रेडियस माना था, उसके बाद वेलोसिटी भी थी उसके पास। तो हम वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर देख लेते हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी का फार्मूला क्या आएगा। ठीक, तो चलिए देखा जाए। देखिए अगर आप इस फर्स्ट इक्वेशन को देखें तो NH2π mv और r, तो इसमें n और h, देखो h/2π तो कांस्टेंट ही है, n नंबर ऑफ शेल है जो टाइम के साथ क्या कर सकता है, चेंज, m कांस्टेंट रहेगा, r का फार्मूला हमारे पास है। अगर r के फार्मूले को इस इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया जाए तो हमें वेलोसिटी का फार्मूला मिल सकता है। आप जरा एक बात को समझने की कोशिश करिए, इन दो इक्वेशंस को हम कहाँ से ले आए थे? इसको बोहर के मॉडल से ले आए थे। इसको कहाँ से ले आए थे? आपके इलेक्ट्रॉन को रोटेट करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए था, और उस सेंट्रीपिटल फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने दिया था। किसके किसके बीच के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने? न्यूक्लियस के प्रोटॉन्स और जो रोटेटिंग इलेक्ट्रॉन हैं उनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स आपके इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए क्या देता है? सेंट्रीपिटल फोर्स देता है। यहाँ तक की बात हमने यूज कर उन दो इक्वेशंस को फॉर्म किया था। फिर फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर कर सेकंड इक्वेशन को हम लोगों ने जब यूज किया तो सेकंड इक्वेशन से डिवाइड किया तो हमें रेडियस का फार्मूला मिल गया। अभी तक इस लेक्चर में हम इतनी चीज देख चुके हैं। हमें अब वेलोसिटी का फार्मूला चाहिए। आप इस इक्वेशन थर्ड से r के वैल्यू को पुट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में, आपको क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी का फार्मूला। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ r फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन 3 से इक्वेशन फर्स्ट में आप क्या करिए? r की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो चलिए इक्वेशन फर्स्ट क्या है? mv, और यहाँ पर r, पहले आप इक्वेशन फर्स्ट लिख लें, फिर वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, NH/2π। अब r की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दिए, ठीक है ना। तो देखो क्या होगा, mv इंटू r की वैल्यू क्या है? तो ज़रा r की वैल्यू पुट कर दीजिए। r की वैल्यू हो जाएगी h² एप्सिलॉन नॉट पाई m²
इंटू में एन स्क्वायर बाई जेड इक्वल टू, ये किसकी वैल्यू हमने पुट की है, आर की वैल्यू। देखो आर की जगह पर पूरे आर का वैल्यू हमने पुट कर दिया है। आपका फिर वैल्यू किसके इक्विवेलेंट है, एन एच अपॉन 2 पाई। ये इक्वेशन का LHS था MVR और ये इक्वेशन का RHS था NH अपॉन 2 पाई। हमने LHS में R के वैल्यू को पुट किया है इक्वेशन थर्ड से उठाकर इक्वेशन फर्स्ट में। अब आप देखिए जो जो कैंसल आउट होने वाली चीज़ें उन्हें कैंसिल करिए। एक n से एक n कैंसिल हो जाएगा, एक h से एक h कैंसिल हो जाएगा, एक पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा। अभी जो जो बच रहा हो आप उसको अगले स्टेप में सिंपली लिख लें। mv एक h बचा हुआ है, एप्सिलॉन नॉट बचा हुआ है, n स्क्वायर बचा हुआ है, होल अपॉन m e स्क्वायर, सॉरी n स्क्वायर नहीं बचा हुआ है, यहाँ n बचा हुआ है क्योंकि एक n से एक n कैंसिल हो चुका है तो सिर्फ n बचा हुआ है, और यहाँ पर अपॉन में z इक्विवेलेंट टू, आपका ऊपर तो कुछ नहीं बचा है और 1 अपॉन यहाँ क्या बचा हुआ है आपका 2, ठीक है ना। अब देखिए आप वेलोसिटी को छोड़कर सब कुछ उधर ट्रांसफ़र करिए। देखिए ये z है और ये 2 है, आप कैंसिल मत करने लगिएगा, ये 2 है यहाँ पर और ये आपका z है, ठीक है ना। तो अब आप वेलोसिटी को छोड़कर सब कुछ उधर ट्रांसफ़र करिए। तो वेलोसिटी को मैंने LHS में छोड़ दिया और आप सब कुछ कहाँ लेकर चल रहे हैं, RHS में, ठीक। तो देखो आपका, अच्छा यहाँ पर देखिए मास से मास भी क्या हो जाएगा कैंसिल, पिछले स्टेप में हमने कैंसिल नहीं किया, मास इंटू मास भी कैंसिल हो जाएगा। अब जो कुछ बचा है वहाँ भेज दीजिए। तो देखो ई स्क्वायर जेड कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ई स्क्वायर जेड यहाँ ऊपर हो गया, 2 यहाँ पहले से ही था, और एच एप्सिलॉन नॉट ये आपका चलाएगा नीचे, साथ ही साथ क्या रहेगा, एन। इस स्टेप को ध्यान समझिएगा। m इंटू वी, जितनी चीज़ें बची थी हमने उतार लिया, उसमें से मास इंटू मास भी क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया, और अब आपके पास वेलोसिटी बचा हुआ था h एप्सिलॉन नॉट n, यहाँ मल्टीप्लाई में था, दूसरी तरफ डिवाइड में हो गया 2 के साथ, और ई स्क्वायर जेड यहाँ 1 के साथ, ठीक। तो इतना इक्वेशन आ चुका है। आगे आप स्टेप में देखिए, v इक्वल ई स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट इंटू में z बाई n, फिर से ये z है ये 2 है, कैंसिल नहीं करने लगिएगा, ठीक है ना। ये आपके किसका फार्मूला आ चुका है, वेलोसिटी का, यूनिट मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। तो वेलोसिटी का इक्वेशन आपके पास ये रहा, रेडियस का फार्मूला वो वहाँ रखा है, और एक इसका फार्मूला हो गया वेलोसिटी का। देखिए वेलोसिटी का फार्मूला भी आपको मिल चुका है, तो उसको भी यहाँ पर आप लिख लीजिए। वेलोसिटी का फार्मूला देखिए क्या आया है, वो आया है ई स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट इंटू में z बाई n। तो यहाँ पर ये आपका वेलोसिटी का फार्मूला आ चुका है, और इसको हम कह देंगे इक्वेशन 4th, ठीक। अच्छा, ये रेडियस के फार्मूले और v के फार्मूले कांस्टेंट्स के टर्म में हैं, ठीक है ना। फिर वही बात फंसता है कि क्या आप न्यूमेरिकल के लिए बार बार ये लेंथी फार्मूला अपनाएंगे, तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैंने देखिए बॉक्स के अंदर जिन लोगों को लिखा है वो टाइम के साथ कभी भी चेंज होने वाले नहीं हैं। ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इनकी वैल्यूज़ क्यों नहीं लिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी आप क्लास 11th में इनको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करने वाले हैं। ई की वैल्यू तो मैं आपको लिखा चुका हूँ, एच की वैल्यू भी मैंने अभी तक बता रखा है आपको, बोहर मॉडल में मैंने बता दिया है। हाँ, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्लास 12th में यूज होगी। तो आप इस चैप्टर में सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं वेलोसिटी के, इसका वैल्यू क्या है इस चैप्टर में आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा, है ना। तो आप इसको न्यूमेरिकल्स में जब यूज़ करें तो इस बॉक्स को पहले से सॉल्व कर रख लें। आपको देखो न्यूमेरिकल के लिए इस वेलोसिटी के फॉर्मूले को कैसे यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ फॉर न्यूमेरिकल्स, ठीक, फॉर न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स के लिए फार्मूला कैसे होगा ज़रा ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी, और जब आप इस बॉक्स को सॉल्व करेंगे, जो बॉक्स आपको दिख रहा है ये कांस्टेंट का बॉक्स है, हम इसको अभी कांस्टेंट कह देते हैं क्योंकि ये टाइम के साथ चेंज होने वाला नहीं है, मल्टीप्लाइड बाई आपका z बाई n मीटर पर सेकेंड। और इस कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ सॉल्व करने पर न्यूमेरिकल मिलता है, न्यूमेरिकल वैल्यू इसका मिलता है 2.0
18 इंटू 10⁶ इंटू Z/n मीटर पर सेकेंड। ये आपके वेलोसिटी का फॉर्मूला है फॉर न्यूमेरिकल्स। तो देखिए न्यूमेरिकल के लिए रेडियस का फॉर्मूला आपको बता दिए हैं, न्यूमेरिकल्स के अलावा न्यूमेरिकल के लिए आपको वेलोसिटी का फॉर्मूले बता दिए हैं, और साथ ही साथ दोनों फार्मूले आपको कांस्टेंट के टर्म्स में ही बता दिए हैं। मैंने अभी आपको कहा है कि न्यूमेरिकल जब सॉल्व करना हो तो ये फार्मूला लगाना, और इस फार्मूले को भी ध्यान रखना। इस लेक्चर के एंड में आपको डीपीएस के कुछ क्वेश्चंस या डेली प्रैक्टिस सेट्स के मैं कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा, आप लगाकर उसको सॉल्व करिएगा। पहले मैं कुछ क्वेश्चंस लगवा दूंगा, हो सकेगा तो अगले लेक्चर में, और उसके बाद आपको मैं डीपीएस दे दूंगा ताकि आप अच्छे से सॉल्व कर पाएँ कि कैसे इन इक्वेशंस पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपको सॉल्व कर मैं दिखाऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन उस इक्वेशन पर आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन इस इक्वेशन पर आते हैं, ठीक है ना। तो देखो वेलोसिटी का फार्मूला आपको समझ में आया है। हमने क्या किया था, हमें रेडियस का फार्मूला, पहले देखो वो दो इक्वेशंस हम लेकर आए थे विद द हेल्प ऑफ बोहर मॉडल एंड बाय द बैलेंसिंग द फोर्स। देखो फोर्स को बैलेंस करने वाले कंसेप्ट से हम लोग इस इक्वेशन को लेकर आए हैं। कैसे बैलेंस करने का मतलब, देखिए हर एक ऑर्बिटल पर घूमते हुए या ऑर्बिट करते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट को हमेशा एक सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट वो कहीं ना कहीं किसी न किसी फोर्स से तो जरूर पूरा करेगा। और आपका यहाँ रोटेटिंग इलेक्ट्रॉन अपने लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का जुगाड़ कहाँ से लगाता है, वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स से लगा ले जाता है। वही यहाँ पर इसको सेंट्रीपिटल फोर्स देता है, और उसी की मदद से वो इक्वेशन सेकेंड आया था। इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर कर सेकेंड से डिवाइड करने पर हमें ये रेडियस का फॉर्मूला मिल गया था, और उसके बाद इस रेडियस के फॉर्मूले को हमने इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया, तो अब हमारे पास वेलोसिटी का भी फॉर्मूला है, ठीक है ना। इस तरीके से आपके पास इस वक्त हर एक चीज़ का फॉर्मूला प्रेजेंट है, रेडियस और वेलोसिटी का हर फॉर्म में प्रेजेंट है, हर चीज़ का नहीं। अभी हमें एनर्जी के फॉर्मूले निकालने हैं। वेलोसिटी और रेडियस का फॉर्मूला हर फॉर्म में प्रेजेंट है इन द टर्म्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स, इन द टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है ना। दोनों फार्मूले आप ध्यान में रखते चलेंगे, हम क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उससे पहले एनर्जी के फार्मूलों को भी डिवाइड कर लें। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन के पास यहाँ पर रोटेट करते हुए कौन कौन से टाइप की एनर्जीज हो सकते हैं, ठीक। तो जरा समझिए, सबसे पहले एनर्जी तो क्योंकि वो रोटेट कर रहा है, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी या मूविंग बॉडी के पास एक टाइप की एनर्जी तो पक्की होगी, वो है काइनेटिक एनर्जी, है ना, ठीक। काइनेटिक एनर्जी जरूर से जरूर यहाँ पर प्रेजेंट होगा, तो हमें काइनेटिक एनर्जी के बारे में सोच लेना चाहिए। चलो काइनेटिक एनर्जी हम निकाल ले गए, तो अगली कौन सी एनर्जी यहाँ पर सोची जाए, ठीक। तो अगली एनर्जी यहाँ पर आपको सोचना है वो है पोटेंशियल एनर्जी, है ना, ठीक। हम यहाँ पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कैसे सोचें, या पोटेंशियल एनर्जी कैसे, जैसे आपसे मैंने भी कहा कि मूविंग बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी होती है, ये पहचान है। काइनेटिक एनर्जी तभी बॉडी के पास होगा जब वो मूव कर रहा होगा। अगर वो मूव नहीं कर रहा है, उसकी वेलोसिटी जीरो है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे अराइज होता है या उसकी क्या पहचान है, हम कैसे जानेंगे कि यहाँ हमें पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सोचना है या फिर नहीं सोचना है। तो देखो, जब भी कहीं पर कोई अपोजिंग फोर्स हो, है ना, ठीक, जिसके अगेंस्ट कोई ना कोई वर्क किया जा रहा हो, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर समझिए एक स्प्रिंग है ना, ठीक। उस स्प्रिंग को अगर आप ऐसे अंदर की तरफ दबाएं, तो अंदर की तरफ दबाने के लिए आपको उस स्प्रिंग के रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है। आप खुद सोच कर देखिए, अगर एक स्प्रिंग को आप ऐसे हाथ में सिर्फ पकड़ लें, तो क्या वो स्प्रिंग आपकी इन उंगलियों पर फोर्स लगाएगा, वो फैलाने की कोशिश करेगा? जवाब है नहीं। लेकिन जैसे ही आपने हल्का पिन इस स्प्रिंग को दबाया, ये स्प्रिंग कोशिश ये करने लगता है कि आपकी उंगलियों को क्या कर दिया जाए, फैला दिया जाए। स्प्रिंग अपने पुराने पोजीशन में आने की पूरी क्या करने लगता है, कोशिश करने लगता है। आप जितना ज़्यादा कोशिश करेंगे उसको दबाने की, स्प्रिंग उतना ही ज़्यादा कोशिश करेगा फैलने की। आप जितना तेज उस स्प्रिंग को दबा कर रखेंगे, आपको हाथ में दर्द उतना ज़्यादा महसूस होगा। इसका मतलब ये है कि आप स्प्रिंग पर जितना ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं, आपके अपोजिट डायरेक्शन में, आपको अपोज करने के लिए वो उल्टे डायरेक्शन में उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाता है। अच्छा, ये अपोजिंग फोर्स अगर आप उसको दबाते चले गए, आप फिर भी ताकत लगा रहे हैं, तो स्प्रिंग सिकुड़ता हुआ चला जाएगा। आपने इस स्प्रिंग को प्रेस करने के लिए, दबाने के लिए, उसके रिस्टोरिंग या उसके रिस्टोर करने वाले फोर्स के, या रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, एक ऐसा फोर्स जो अपोज कर वापस से अपने इनिशियल पोजीशन में आना चाहता है, रिस्टोर करना चाहता है। जैसे आप फ़ोन को रिस्टोर करते हैं, तो फ़ोन के रिस्टोर करने पर क्या होता है,
जैसा फंक्शन था स्टार्ट में वैसे का वैसा ही हो जाता है। पूरा फ़ोन एकदम जैसे आप पहले दिन खरीद कर लाए थे उसी तरीके से क्या रहता है, कंप्लीट हो जाता है ना। तो आप रिस्टोरिंग का मतलब यही होता है कि अपने इनिशियल पोजीशन को वापस से गेन करना। तो आप स्प्रिंग को दबाना चाहते हैं लेकिन स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स अपने पुराने पोजीशन में वापस आना चाहता है। आप जितना ज़्यादा उसको दबाएंगे वो उतना ज़्यादा वापस आने की कोशिश करेगा। यानी कि इसको दबाने के लिए आपको स्प्रिंग के रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। आप किसी भी स्प्रिंग को ले लीजिए, ठीक है ना। अगर आपके पास स्प्रिंग है और उस स्प्रिंग को आप दबाते हैं अगर फोर्स लगाकर दोनों तरफ से, तो ये स्प्रिंग भी आपको देखो, ये स्प्रिंग यहाँ पर उल्टे डायरेक्शन में आपके ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। ये जो आप बाहर से फोर्स लगाएंगे इसको कहा जाता है अप्लाइड फोर्स, यानी कि आप अप्लाई कर रहे हैं ना, ठीक। ये अप्लाइड फोर्स है और ये जो फोर्स उल्टे डायरेक्शन में लग रहा है जो स्प्रिंग को फैलाना चाह रहा है वो कौन सा फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स है ना, ठीक। रिस्टोरिंग फोर्स यानी कि उसको वापस लाना चाह रहा है। तो आप बात को समझिए, अगर आप स्प्रिंग को दबाने का मन बना ही चुके हैं, उसको आप सिकोड़ने का मन बना ही चुके हैं, तो ये बात तो गारंटी मानिए कि आपको रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट अपनी एनर्जी खर्च करनी ही पड़ेगी। आप अगर स्प्रिंग के सामने इस जिद पर अड़े हैं कि आपको दबना पड़ेगा, तो उसको दबाने के लिए आपको अपनी तरफ से अपनी एनर्जी लॉस करनी पड़ेगी, आपको वर्क करना पड़ेगा, आपको वहाँ पर काम करना पड़ेगा। जब भी किसी रिस्टोरिंग फोर्स या किसी अपोजिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया जाता है तभी उस बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, स्टोर होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। मतलब अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी आया है नहीं आया ये कैसे पता चले। पोटेंशियल एनर्जी जब भी कहीं होता है और उसको मौका मिलता है वो तुरंत काइनेटिक एनर्जी में बदल जाता है। जैसे देखिए आप इस चौक को अगर ज़मीन से ऊपर उठाएंगे तो ज़मीन से ऊपर उठाने में इसमें क्या किया जाएगा, वर्क। किसके अगेंस्ट वर्क किया जाएगा, ग्रेविटी जो आपका नीचे की तरफ इसको खींच रहा है, ग्रेविटेशनल पुल जो इसके मास को नीचे की तरफ ले जाना चाह रहा है, उस अट्रैक्शन ऑफ फोर्स के अगेंस्ट आपको वर्क कर कर इस चौक को ऊपर उठाना पड़ेगा। भाई इस चौक को जैसे जैसे आप ऊपर ले जा रहे हैं, इन रियलिटी आप किसके अगेंस्ट इसको लेकर जा रहे हैं, आप लेकर जा रहे हैं ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट में, क्योंकि ग्रेविटी चौक के ऊपर जो लग रहा है वो चौक को नीचे ले जाना चाहता है। आप उसके अगेंस्ट इस चौक को क्या करते हैं, ऊपर ले जाना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पर या आप जब इसको ऊपर उठा रहे होंगे तो इस चौक का रिस्टोरिंग फोर्स यानी कि इसको वापस लाने वाला फोर्स, इसको अपने इनिशियल पोजीशन में ले जाने वाला फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, जबकि आप इसको कहाँ उठाना चाहते हैं, ऊपर। तो ऊपर उठाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी तरफ से एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, आपको वर्क करना पड़ेगा। अच्छा, किसी भी चीज़ को ऊपर उठाने पर आपको तकलीफ तब ज़्यादा महसूस होती है जब उसका मास ज़्यादा हो, है ना। भाई इस चौक को कहिए तो 10 मंजिल के ऊपर मैं चढ़ा सकता हूँ, कोई खास दिक्कत नहीं, इसका मास बहुत कम है ना, यानी कि इसका वेट या आप कह सकते हैं जो वैल्यू है इसकी मास की वो बहुत कम है। लेकिन अगर 50 किलो का एक बोरी मुझे थमा दिया जाए, उसको एक मंजिल चढ़ाने में हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि उसका मास क्या है, बहुत ज़्यादा है, वो एक वजनदार चीज़ है। उसको ऊपर चढ़ा कर ले जाना मेरे लिए कठिन काम होगा। क्यों, क्योंकि उसके पास मास ज़्यादा है, तो अर्थ उसके ऊपर ग्रेविटेशनल पुल भी ज़्यादा लगाएगा, तो मुझे उसको उठाने के लिए ताकत भी क्या लगानी पड़ेगी, ज़्यादा लगानी पड़ेगी। और जब भी किसी के अंदर किसी अपोजिंग फोर्स के अगेंस्ट आपको अगर वर्क करना पड़ता है, तो अपोजिंग फोर्स के अगेंस्ट किया गया वर्क उस बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। इसकी क्या गारंटी है कि वो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी की पहचान होती है कि वो तुरंत जैसे ही आप उसको फ्री छोड़ेंगे काइनेटिक में बदलेगा। आप इस चौक को इतना ऊपर उठा कर लाए, यहाँ से छोड़िए, देखिए काइनेटिक में चेंज हो गया, मोशन आ जाएगा इसमें, है ना। तो मतलब इसके पास यहाँ तक लाने में पोटेंशियल डेवलप हुआ था। इस स्प्रिंग को भी देख लीजिए, आपने इसको प्रेस करने में एनर्जी खर्च किया है, वो एनर्जी इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, और आप जैसे स्प्रिंग को छोड़ेंगे उछल कर बाहर चला जाएगा, यानी कि अब उसका पोटेंशियल किस में चेंज हो गया, काइनेटिक में चेंज हो गया। तो आपको यहाँ से एक कंसेप्ट जरूर अपने मन में बना लेना है कि पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आपको तभी सोचना है जब आप क्या करें, किसी भी जगह पर अपोजिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क करेंगे, है ना, ठीक। यानी कि आपको अगर कभी भी अपोजिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ा, तो जिस बॉडी पर आप वर्क कर रहे होंगे उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर हो रही होगी, पोटेंशियल, और वही पोटेंशियल किस में चेंज होगा, काइनेटिक में, ठीक है ना। तो ये बात तो हमें समझ में आया कि पोटेंशियल के बारे में तब सोचना है जब वहाँ पर क्या रहेगा, अपोजिंग फोर्स। तो क्या यहाँ पर भी अपोजिंग फोर्स है, तो बिल्कुल है।
देखिए यहाँ पर अपोजिंग फोर्स एटम में कैसा है, तो आप यहाँ समझने की कोशिश करिएगा। न्यूक्लियस का प्लस चार्ज होता है और आपके इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस चार्ज। अगर ये न्यूक्लियस के अगल बगल रोटेट कर रहा है तो इनफैक्ट इसका प्लस इसको अपने न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट कर खींचना चाहता है, यानी कि गिरा लेना चाहता है। लेकिन आप इसके अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट लड़कर उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, गोल घुमा रहे हैं ना, ठीक। आप नहीं गिरने दे रहे हैं उसके ऊपर, है ना, ठीक। आप उसको लगातार वहीं पर बनाए रख रहे हैं। आप सिंपली ये समझिए, जैसे इस चौक को मैं एक धागे से बांध दूं और धागे से बांध दूं और कुछ ना करूं, चुपचाप लिए खड़ा रहूं, तो ये कहाँ होगा, नीचे की तरफ लटकेगा। लेकिन अगर मैं इसको धीरे धीरे कर घुमाना शुरू करूं तो क्या ये नीचे ही रहेगा? नहीं, ये धीरे धीरे क्या करना शुरू करेगा, ऊपर उठना शुरू करेगा। और अगर बहुत तेज घुमाऊं तो ये बढ़िया पूरा एक प्लेन में घूमेगा, है ना, यानी कि जमीन की तरफ गिरने के बारे में सोचेगा ही नहीं। लेकिन इस चीज के लिए आपको अपनी तरफ से क्या खर्च करनी पड़ेगी, एनर्जी। बिना एनर्जी खर्च किए काम नहीं होने वाला, ठीक है ना। अपने आप अगर इसको आप जैसे धीरे धीरे ढीला छोड़ेंगे, ये वापस से उठकर क्या होगा, इस अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होकर नीचे गिर जाएगा, है ना। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है। आपका ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींचकर अपने ऊपर गिराना चाहता है, लेकिन आप या आपका ये इलेक्ट्रॉन इस फोर्स के अगेंस्ट लड़कर खुद को रोटेट करवा रहा है और सेंट्रीपिटल फोर्स से उसको क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। यानी कि आपके इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट क्या करना पड़ रहा है, वर्क करना पड़ रहा है। और वर्क करना पड़ रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन के पास पोटेंशियल एनर्जी भी जरूर होगा, है ना। यानी कि हमें यहाँ पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी सोचना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी दो हो गए और दोनों का समीशन क्या होगा, टोटल एनर्जी। अभी हम यहाँ पर दो ही टाइप की एनर्जीज के बारे में सोच सकते हैं। अभी आगे चलकर हम रेडिएशन एनर्जी के बारे में भी देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन जब हाई टू लो या लो टू हाई जाता है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एमिट करता है, वो एक अलग मुद्दा हो गया। लेकिन वो एमिट तभी कर पाएगा जब उसको कहीं से मिलेगा, है ना। यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ लग रहा है। एनर्जी को ना हम बना सकते हैं ना बिगाड़ सकते हैं। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म, ठीक। तो वो तो एक अलग बात हो गई, उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी यहाँ आपको दो टाइप के एनर्जी सोचने पड़ेंगे, काइनेटिक, पोटेंशियल, और उन दोनों का एडिशन टोटल, ठीक है ना। चलिए तो हम जरा इन तीनों टाइप के एनर्जीज को भी देख लें। आप इन फॉर्मूलों को कॉर्नर में रहने दीजिए क्योंकि इनकी हमें ज़रूरत पड़ सकती है और इनको अब आपको याद भी रखना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके पास ये दो फार्मूले तो आ चुके हैं, रेडियस के और वेलोसिटी के। अब बात कर लेते हैं किसकी, काइनेटिक एनर्जी की। तो जरा आप इक्वेशन सेकंड को देखें, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, देखो, डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन सेकंड। देखिए इक्वेशन सेकंड वहाँ आपके सामने है, mv² इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² अपॉन R। आपको उसमें 2 से दोनों तरफ क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 से डिवाइड करने का मतलब आप लिख सकते हैं इसको mv²/2 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² अपॉन 2R। देखिए 2 से नीचे दोनों तरफ आपने डिवाइड किया है। अब इसको थोड़ा लिखने के लिए ऐसे लिख लीजिए, हाफ mv² कर सकते हैं ना, एक तो यहाँ पर हर जगह होता है, 1 के मल्टीप्लिकेशन का कोई फ़र्क नहीं, हाफ mv²। और इसको आप लिख दीजिए 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 2 जार 8 ZE² अपॉन R, ठीक है ना। अब देखिए हाफ mv² जो है इसको आप क्या कह सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इसको तो हम क्लास 10 से सीखते आए हैं या 9 से सीखते आए हैं कि किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वो होती है हाफ mv²। तो हाफ mv² आपका काइनेटिक एनर्जी हो गया, हमने पुट कर दिया उसका वैल्यू। तो आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या मिल गया, 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² अपॉन R, ठीक है ना। इसको आप कह दीजिए इक्वेशन फर्स्ट। कहने के बाद अब आप फटाक से पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सोच लें, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी का एक फार्मूला ही होता है, ये क्लास 12th में आपको मिलेगा। अभी के लिए आप इसको एज इट इज़ याद कर लें क्योंकि इस चैप्टर में इसका कोई खास यूज़ होना नहीं है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। तो यहाँ Q1 Q2 की वैल्यू देखो, जैसे वहाँ ZE² आ गया था, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ZE² आ जाएगा। चार्ज अपॉन आपका डिस्टेंस होता है R, है ना। तो इसको आप कह दीजिएगा
अच्छा सॉरी, ये देखिए इक्वेशन फर्स्ट यहाँ मत मानिए, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तो हम ऐसे ही मान चुके हैं। इसको इक्वेशन फिफ्थ कह दीजिए, है ना, ठीक। ये फिफ्थ नंबर का इक्वेशन है, ठीक। और इसको कह दीजिए इक्वेशन 6। ये 6 नंबर का इक्वेशन आ गया। ये काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी। नाउ अब बात कर लें हम, नाउ टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग को इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी निकाल लेनी। टोटल एनर्जी हम अगर ई मान लें तो टोटल एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है 1/8πε0 Ze²/r प्लस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है -1/4πε0 Ze²/r। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख ले रहा हूँ, देखो 1/2 फिर 1/4πε0 Ze²/r प्लस माइनस माइनस 1/4πε0 Ze²/r। आप साफ देख सकते हैं कि 1/4πε0 Ze² और 1/4πε0 Ze² क्या हो जाएगा, कॉमन, ठीक है ना। तो टोटल एनर्जी जो आएगी वो क्या आएगी, ज़रा ध्यान से देखिएगा। टोटल एनर्जी आ जाएगा 1/4πε0 Ze²/r क्या हो जाएगा, कॉमन। इतनी चीज़ देखिए, यहाँ कॉमन है, बाहर चला गया। इस टाइप माइनस के इस तरफ क्या बचा है, 1/2 माइनस, और इस तरफ कुछ नहीं बचा है, तो यहाँ क्या बचेगा, 1। चलिए अगला स्टेप देखिए, 1/4πε0 Ze²/r 1/2 में से 1 गया, ठीक है ना। 1/2 में से 1 गया तो यहाँ क्या बचेगा, -1/2। देखिए कैसे, आप अगर इसको नहीं समझ पाए तो यहाँ पर देख लीजिए। आपको एलसीएम लेना है, तो देखिए 2 का एलसीएम लेने का मतलब होता है जो चीज़ यहाँ नीचे हो वो भी यहाँ हो। तो अभी इस वक्त यहाँ कुछ नहीं, तो क्या है, 1 है। 1 में कितने का मल्टीप्लाई करें तो 2 बन जाए, तो जवाब है 2 का। तो 2 का ऊपर नीचे क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। तो देखो 1/2 माइनस क्या हो जाएगा, 2/2। अब एलसीएम कॉमन है, इसको 2 लिख सकते हैं, ऊपर क्या आ जाएगा, 1 - 2। अब 1 में से 2 गया, क्या बचेगा, 1, लेकिन साइन बड़े वाले का तो क्या, माइनस, तो क्या आ जाएगा, -1/2। तो मैंने वहाँ पर -1/2 लिख दिया है। अब माइनस का साइन कॉमन आगे कर दीजिए, -1/4 * 8 8πε0 Ze²/r। ये आ गया आपका टोटल एनर्जी, है ना, ठीक। तो देखो हमारे पास अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, ठीक, ये यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, और अब हमारे पास टोटल एनर्जी का भी फॉर्मूला है। तीनों फार्मूले हमारे पास हैं, लेकिन जैसे हमें ये रेडियस के और वेलोसिटी के फार्मूला नंबर ऑफ सेल और जेड के टर्म में मिला है, ऐसा नहीं मिला है ना। तो एक बात पर थोड़ा और गौर कर लीजिए, अगर आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करें तो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, यानी कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आ रहा है। फ़र्क क्या है, यहाँ माइनस साइन है और वहाँ पर क्या है, प्लस। तो हम यहाँ फ्रॉम इक्वेशन, इसको इक्वेशन 7 कह देते हैं। जरा देखिए, ये कंपेयर कर ले तो फिर r के वैल्यू को उठाकर इससे किसी एक इक्वेशन में रख देंगे तो हमें z और n के टर्म में मिल जाएगा। हम z और n के टर्म में क्यों ढूंढना चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए अलग अलग एटम का एटॉमिक नंबर ही चेंज होगा, और क्या चेंज होगा, तो उस इलेक्ट्रॉन का नंबर ऑफ शेल चेंज हो सकता है, तो उसी के टर्म में मिला रहेगा, तब हम न्यूमेरिकल्स ज़्यादा अच्छे से लगा पाएंगे, है ना। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आप फ्रॉम इक्वेशन 5 और 7, अगर आप इक्वेशन 5 और 7 को कंपेयर कर लें, 5 और 7, ठीक, तो इक्वेशन 5 और 7 को कंपेयर करिए तो न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है और काइनेटिक या फिर ये जो वैल्यू है क्या है, वो अलग है, ठीक। तो आप यहाँ साफ देख सकते हैं कि जहाँ पर 1/8πε0 लिखा है ना, उसके जगह पर आप यहाँ पर चाहे इस इक्वेशन में देख लीजिए तो E है, E के बाद टोटल एनर्जी के बाद क्या है, माइनस है, और उसके बाद 1/8πε0 की वैल्यू क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ क्या रख दीजिए, काइनेटिक एनर्जी, ठीक। तो चाहे इसको ऐसे कह दीजिए और आप ऐसे भी कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो किसके बराबर होगा, माइनस टोटल एनर्जी के बराबर। दोनों कहा जा सकता है, क्योंकि माइनस को आप इधर से इधर भी भेज सकते हैं, ठीक। तो इक्वेशन 5, 7 से तो क्लियर है। और फिर फ्रॉम
इक्वेशन 6 एंड 7। तो इक्वेशन 6 और 7 से अगर आप कंपेयर करें, ठीक है ना, तब क्या होगा? तो इक्वेशन 6 आपके पास ये रहा और 7 वो रहा, ठीक है ना। अच्छा, इक्वेशन 6 और 7 का साइन तो क्या है? सेम है, लेकिन अगर आप देखें तो थोड़ा फ़र्क है। यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और वहाँ पर 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना। तो आप जरा एक चीज़ को देखिए, मैं अगर इस इक्वेशन में ये चेंज करूँ तो क्या आपको ये सही लगेगा? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -1/2 इंटू, और माइनस को एक साथ ले जाइए, देखिए 1/2 को बस बाहर कर लीजिए और ब्रैकेट में लिखिए -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z² R। क्या किए हैं जरा ध्यान समझिए। टोटल एनर्जी था 4 2 जा 8 लिखे और 2 को बाहर निकाल रहा है, तो 2 तो बाहर आ गया। और देखो ये किसके बराबर दिख रहा है? -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² R, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। यानी कि आप ये लिख सकते हैं टोटल एनर्जी जो होता है वो 1/2 होता है किसके? पोटेंशियल एनर्जी के, ये कह सकते हैं। और आप ये कह सकते हैं कि आपका पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो 2 टाइम्स होता है किसके? टोटल एनर्जी के, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन यहाँ तक का आपको समझ में आया। सबसे पहले हमने इक्वेशन सेकंड को, वो जो दिख रहा है आपको, उसको दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया। तो 2 से डिवाइड करने के बाद हमें काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला मिल गया। पोटेंशियल एनर्जी का एक फार्मूला होता है, क्लास 12th का है। अभी आप क्लास 11th में हैं तो ये फार्मूला आपने डिराइव नहीं किया है, डायरेक्टली मैंने यूज़ कर लिया। अभी के लिए आप याद कर लें कि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ये होता है। उसके बाद टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो टोटल एनर्जी हमको इतनी मिल गई। फिर हमने तीनों इक्वेशंस को ऐड किया तो हमें इनके बीच में रिलेशन भी मिल गया। काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो टोटल का नेगेटिव टाइम्स होता है। मतलब अगर काइनेटिक, देखो टोटल एनर्जी तो माइनस में हमेशा आएगा, तो अगर टोटल एनर्जी आया है -50 या -50 जूल, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा? +50 जूल। उसका उल्टा, क्योंकि आप यहाँ पर -50 रखोगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अगर टोटल एनर्जी -50 है तो पोटेंशियल एनर्जी आएगा -100 जूल। कैसे? टोटल एनर्जी यहाँ पर रखेंगे आप क्या? -50 ऑफ 2 टाइम्स क्या आएगा? -100 जूल। तो मतलब अगर आपको टोटल एनर्जी पता रहे तो आप पोटेंशियल भी बता सकते हैं और काइनेटिक भी बता सकते हैं। तो हमें बस टोटल एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ से ढूंढ लेना चाहिए, ठीक। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम लोग इसको रफ कर कर अब टोटल एनर्जी का Z और N के टर्म में क्या निकाल सकें? फार्मूला निकाल सकें, ठीक। तो आप ध्यान से समझिए कि यहाँ तक क्या चीज़ें हैं। चलिए, तो इसके बाद हम लोग फटाक से टोटल एनर्जी के फॉर्मूले को डिराइव कर लेते हैं। देखिए ये पूरा का पूरा आपके काइनेटिक, पोटेंशियल और टोटल एनर्जी की बात हो गई, लेकिन अब Z और N के टर्म में आप फार्मूला निकाल लें ताकि हम लोग फार्मूले को यूज़ कर कर न्यूमेरिकल्स को क्या कर सकें? सॉल्व कर सकें। तो देखिए कैसे निकालेंगे। आपके पास इक्वेशन 7 है, इक्वल -1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट Z² क्या आपका R, ठीक है ना। देखिए R का वैल्यू वो इक्वेशन 3rd से उठाकर यहाँ पुट करिए तो आपको Z और N के टर्म में इक्वेशन मिलना शुरू हो जाएगा। 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट Z² R की वैल्यू बताइए भैया, वो रहा वहाँ पर H² एप्सिलॉन नॉट पाई ME² इंटू में N²/Z। देखिए आप कुछ भी कैंसल आउट वगैरह करने से पहले अपॉन के अपॉन वाली चीज़ कहाँ पलट कर चली जाती है? ऊपर। ये कर लीजिए तो फिर आपको इक्वेशन सॉल्व करने में थोड़ा इजी लगेगा, क्योंकि ऐसे में बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर है, पाई ME² पलट कर ऊपर चला जाएगा, लेकिन उससे पहले Z² वहाँ पर पहले से ही प्रेजेंट है। Z² और इंटू में ये अपॉन वाली चीज़ पाई ME² इंटू Z, पाई ME² ऊपर चला गया, होल अपॉन क्या बचा है? बचा है आपका H² एप्सिलॉन नॉट इंटू N², ठीक है ना। अब कुछ कैंसिल हो रहा हो तो कैंसिल कर दीजिए, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, ठीक है ना। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? तो जवाब है नहीं। आप यहाँ पर देखिए 1/8 बचा है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर, H² तो बचा ही हुआ है, ठीक है ना, और N²। नीचे इतनी चीज़ें हैं,
8 पाई एप्सिलॉन नॉट, पाई इंटू देखो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, एच स्क्वायर और एन स्क्वायर। ऊपर क्या क्या बचा है, जेड इंटू जेड, 1 इंटू जेड स्क्वायर हो जाएगा, ई स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर, ई की पावर 4 हो जाएगा, और क्या आपका बचा है, एम। अब आप ये टोटल एनर्जी है, और टोटल एनर्जी किस में है, माइनस में है, माइनस साइन हम लोग ड्रॉप कर चुके थे, देखिए माइनस में है ना। अब माइनस, अब आप जरा देखिए जो कांस्टेंट रहने वाले हैं उनको एक तरफ करिए, तो जेड तो टाइम के साथ चेंज होगा, हर एटम का जेड अलग अलग होता है, बाहर करिए। एन भी टाइम के साथ चेंज होगा, बाकी चीज़ें देखिए नहीं चेंज होंगी। आपका m e टू द पावर 4, भाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं चेंज होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं चेंज होगा, 8 एप्सिलॉन नॉट नहीं चेंज होगा, प्लांक्स कांस्टेंट नहीं चेंज होगा। इतनी चीज़ें एक बॉक्स के अंदर, और इनटू में आपका जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखो ये आपका टोटल एनर्जी का क्या आ गया, फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट्स, ठीक। इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट वैल्यू के टर्म में आपके किसका फार्मूला, टोटल एनर्जी का फार्मूला, ठीक। तो अब आप न्यूमेरिकल के लिए भी ज़रा देख लीजिए कि इस इक्वेशन को कैसे यूज करेंगे। तो फॉर न्यूमेरिकल्स देखो टोटल एनर्जी बराबर माइनस, ये ब्रैकेट तो कांस्टेंट ही आएगा, ये कभी चेंज होगा नहीं, तो मतलब कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा इसकी जगह। क्या आएगा अभी देखते हैं, कांस्टेंट इंटू जेड स्क्वायर अपॉन क्या आपका एन स्क्वायर। इस कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर आती है 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टोटल एनर्जी आपका इस फार्मूले से निकल आया करेगा। न्यूमेरिकल्स आपको मैक्सिमम इसी फार्मूले पर आएंगे। अच्छा, बीच में हमने जो एनर्जी का फार्मूला निकाला 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट, आपका माइनस 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर अपॉन आर। इन रियलिटी वो फार्मूला हमने डिराइव भी किया था ताकि हम ये वाले फार्मूले को पा सकें। वो तो बीच में आपका सिर्फ एक समझ जाइए जंक्शन का काम कर रहा था जो हमें एनर्जी के मेन फार्मूले तक पहुंचा सकता था, और हम पहुंच चुके हैं। ये एनर्जी का कांस्टेंट के टर्म में फार्मूला है और ये किसके लिए है, न्यूमेरिकल्स के लिए है, ठीक। तो अब आपके पास टोटल एनर्जी का फार्मूला आ चुका है, और वो टोटल एनर्जी का फार्मूला क्या आया है, माइनस आपका m e की पावर 4 होल अपॉन आपका 8 एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर और आपका h स्क्वायर इंटू में जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक। ये आपके एनर्जी का फार्मूला है। और अगर आपको टोटल एनर्जी मिल गया तो आप पोटेंशियल बता सकते हैं, काइनेटिक भी बता सकते हैं और पोटेंशियल भी। काइनेटिक एनर्जी इस टोटल का क्या रहेगा, नेगेटिव टाइम्स रहेगा, एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा, इस टोटल का 2 टाइम्स रहेगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपके पास अब सारे फार्मूले हैं, ठीक। तो ये आपको टोटल एनर्जी के फार्मूलों को फॉर्म करने के तरीके बताता है। अब आपको देखो न्यूमेरिकल्स और प्लस इन फार्मूलों को समराइज़ कर एक साथ लिख लेना है। समराइज़ करने का मतलब क्या है, ज़रा समझिएगा। फटाफट आप देख लीजिए कि अभी तक हमने इस जगह पर कितने फार्मूले सीखे हैं, ठीक है ना। इस चैप्टर में मेन क्वेश्चंस न्यूमेरिकल के इसी टॉपिक से आते हैं, बोहर के मॉडल के ऊपर, ठीक। तो सबसे पहले तो समझिए कि आपने इस चैप्टर में अभी तक कितने फार्मूले देखे हैं, फॉर न्यूमेरिकल पर्पस और फिर नॉर्मल पर्पस में भी है ना, ठीक। तो सबसे पहले हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स के लिए देखो सबसे पहला फार्मूला बोहर का आप रूल याद रखिएगा, mv r इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। कुछ न्यूमेरिकल्स इस पर भी मिल जाएंगे, आपको बताएंगे कैसे करना रहेगा। खैर इसका कोई न्यूमेरिकल फॉर्म नहीं है, ठीक। न्यूमेरिकल इसी फार्मूले पर पूछा जाएगा, आपको क्वेश्चंस कराएंगे इसके भी। दूसरी बात, अगला जो आपसे फार्मूला रहेगा वो आपको रेडियस का मिला है, और रेडियस का फार्मूला देखिए वहाँ थर्ड इक्वेशन में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई m स्क्वायर इंटू में n स्क्वायर अपॉन z, ठीक है ना। तो वो इक्वेशन थर्ड में फार्मूला यहाँ पर प्रेजेंट है, और इसी का न्यूमेरिकल वर्जन है ना, ठीक। न्यूमेरिकल के लिए आपको याद क्या रखना है, देखिएगा इस तरफ हम इसका न्यूमेरिकल वर्जन लिखते चलते हैं।
न्यूमेरिकल्स के लिए इस फॉर्मूले को आप कैसे यूज करेंगे, तो रेडियस इज इक्वल टू 0.53 इंटू में n स्क्वायर बाई z। यूनिट क्या रहेगी, एंगस्ट्रॉन्ग, जहाँ याद रखिएगा कि एक एंगस्ट्रॉन्ग जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। कई बार चेंज करना पड़ सकता है। फिर दूसरा फार्मूला हमने वेलोसिटी के लिए देखा है। वेलोसिटी के लिए आपके फार्मूला वो इक्वेशन 4th में लिख कर रखा हुआ है, E स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट इंटू में z बाई n, यूनिट मीटर पर सेकेंड। अच्छा, यहाँ यूनिट हम लोग लिखना भूल गए, मीटर है ना, मीटर पर सेकेंड। ठीक, न्यूमेरिकल फॉर्म के लिए इस फार्मूले को क्या बताएं, याद रखना है आपको 2.18 इंटू 10 की पावर 6 इंटू, या आप नॉर्मली इंटू तो रहेगा ही यहाँ पर, z बाई n ऐसे दिखा दीजिए, मीटर पर सेकेंड। इसका यूनिट चेंज नहीं करना, वेलोसिटी हमेशा मीटर पर सेकेंड में बताया जाएगा। और तीसरा टोटल एनर्जी का हम लोग को फार्मूला मिल चुका है। तो टोटल एनर्जी का फार्मूला आपके सामने है, माइनस आपका m e की पावर 4 होल बाई 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h स्क्वायर इंटू में आपका क्या है, z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ठीक है ना ये। और न्यूमेरिकल फॉर्म के लिए इस फार्मूले को कैसे याद रखना है, तो न्यूमेरिकल फॉर्म के लिए आपको इस फार्मूले को याद रखना है, इक्वल माइनस 13.6 इंटू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर और यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक चीज़ और याद रखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल के इक्विवेलेंट होता है। कई बार आपको आंसर, मैक्सिमम टाइम तो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही बताना पड़ेगा, लेकिन कई बार आपको आंसर किस में बताना पड़ सकता है, जूल में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करने के लिए यूनिट नीचे आपके लिख दिए हैं, उस यूनिट को आप याद रखिएगा। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चेंज करने के लिए, जूल में बदलने के लिए 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल आपको वहाँ पर पुटअप करना पड़ेगा। अब उसके बाद ठीक एक चीज़ और याद रखना है आपको कि अगर आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना पड़े तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला इसी को प्लस में बता दीजिए, और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला इसी में 2 का मल्टीप्लाई कर यानी कि यहाँ 4 आ जाएगा। लेकिन फॉर न्यूमेरिकल पर्पस, जैसे यहाँ पर आप मान लीजिए चौथा और पांचवा फार्मूला अगर लिखना भी चाहते हैं, किसका, पोटेंशियल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी का, तो देखो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला यहाँ पर बनेगा, काइनेटिक एनर्जी वो पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी के इक्विवेलेंट ही होता है, लेकिन माइनस में। तो एनर्जी पहले ही माइनस में है, आप रखेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आएगा m e की पावर 4 अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर इंटू में आपका क्या, z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, प्लस में। ये किसका फार्मूला, काइनेटिक का। और पांचवा अगर आप पोटेंशियल का लिखना चाहें तो पोटेंशियल 2 टाइम्स ऑफ ही होता है, तो यहाँ 2 लिखेंगे, 2 4 जार 8, यानी कि आंसर माइनस में रहेगा, लेकिन आ जाएगा m e की पावर 4 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर इंटू में आपका z स्क्वायर अपॉन क्या, n स्क्वायर। ये किसका फार्मूला हो गया, पोटेंशियल का। और न्यूमेरिकल्स के लिए काइनेटिक एनर्जी आप टोटल एनर्जी निकाल लीजिएगा और उसी का माइनस टाइम ले लीजिएगा, आपको काइनेटिक मिल जाएगा। और टोटल एनर्जी अगर निकाले रहेंगे तो पोटेंशियल निकालने के लिए 2 टाइम्स ऑफ टोटल कर दीजिएगा, आपको क्या मिल जाएगा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी मिल जाया करेगा। अब बात यह है कि इसमें 2 चीज़ें हैं। पूरा का पूरा न्यूमेरिकल अगर आप देखें, न्यूमेरिकल साइड में आप देखिए, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं और उनको यूज़ कर आपको क्वेश्चंस भी कराएंगे। लेकिन न्यूमेरिकल साइड में अगर देखें तो सिर्फ 2 चीज़ों की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। आप रेडियस भी बता सकते हैं, वेलोसिटी भी और एनर्जी भी, टोटल एनर्जी भी, काइनेटिक एनर्जी भी और पोटेंशियल एनर्जी भी। और वो क्या है आपका, n और z। तो n क्या है ज़रा समझिएगा, यहाँ हम कॉर्नर में अब लिख लेते हैं इन इक्वेशंस को रफ कर, ठीक है ना। देखिए, तो देखो n क्या है, वेयर हम लोग जान लें, क्योंकि इस फॉर्मूले में यही 2 चीज़ें तो यूज हो रही हैं। वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल होता है, और इसकी वैल्यू जो होती है वो 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर इन्फिनिटी तक का कोई भी एक नंबर हो सकता है, ठीक है ना। और z क्या है आपका, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ एटम,
ठीक, किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर। n की वैल्यू जैसे कहेगा इलेक्ट्रॉन 5th एनर्जी शेल में है, ठीक, तो n की वैल्यू क्या ले लेंगे 5। अगर कहेगा जैसे पूरा क्वेश्चन सुनिएगा, एक इलेक्ट्रॉन इज रोटेटिंग इन 5th एनर्जी शेल ऑफ हीलियम एटम, ठीक है ना, देन फाइंड आउट इट्स रेडियस। तो मतलब हीलियम एटम है तो z कितना लिया जाएगा 2 और n कितना लिया जाएगा 5। तो इस तरीके से आपको दो चीज़ें याद रखनी है। अभी आपको इसके ऊपर कुछ और प्रैक्टिस करा देंगे, लेकिन आज के लिए हम लोग अब इतना रखते हैं, ठीक है ना। इस लेक्चर में आपने शुरुआत से लेकर अंत तक बोहर के मॉडल को यूज कर रेडियस का फार्मूला जनरेट किया है। रेडियस के बाद आपने वेलोसिटी का फार्मूला जनरेट किया है। फिर आपने क्या जनरेट किया है, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। लेक्चर को 1 से 2 बार आप अच्छे से रिवाइज करिए। अगले लेक्चर में इसके क्वेश्चंस में लेकर आऊँगा आपके लिए, और इस पर हम लोग न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे, ठीक है ना। जिसके बाद आपको डीपीएस दिया जाएगा। तो आप इस लेक्चर को अच्छे से रिवाइज करिएगा, बाकी का हम लोग अगले लेक्चर में रखेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपने बाकी पढ़ने वाले फ्रेंड्स के साथ क्या करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको लगातार एजुकेशनल रिलेटेड वीडियोज़ मिलते रहेंगे। बाकी हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे।